जरूरी हथियार है, क्योंकि आप सुरक्षित तो सब सुरक्षित। इसलिए मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन करें, ढिलाई से नहीं। चलिए देखते हैं हेडलाइंस। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र पर हमला, डोटासरा ने साधा निशाना, कहा महंगाई से आम आदमी त्रस्त, अपना वादा निभाए केंद्र। कल जयपुर दौरे पर आ रहे प्रदेश प्रभारी अजय माकन, केंद्र को घेरने पर बनेगी रणनीति, 7 से 17 जुलाई तक कांग्रेस चला रही अभियान। केंद्र की बनाई गई नई वैक्सीन नीति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले रघु शर्मा, कहा टीके नहीं मिलने से बंद हो रहे वैक्सीनेशन सेंटर। कोरोना केस कम होते ही शुरू हुई लापरवाही, भरतपुर में वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखी बड़ी लापरवाही, भीड़ ने गाइडलाइन को रखा साइडलाइन। कोटा को डरा रहा डेल्टा वेरिएंट, मई जून में लिए गए 30 में से 25 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव, मेडिकल कॉलेज ने रैंडम की थी सैंपलिंग। बीकानेर में मां बेटे की हुई मौत, कुंड में डूबने से गई जान, बेटे को बचाने कूदी थी महिला। मरुधरा में शहर शहर हादसों का कहर, उदयपुर में जिंदा जला ड्राइवर, जोधपुर के जांगियावास हाईवे पर बोलेरो ट्रक की टक्कर, 6 की मौत, नागौर में मासूम के साथ बाइक पर जा रहे दंपति को ट्रेलर ने कुचला। और जयपुर आरसी में 3 जिलों की बहाली के आदेश दिए गए हैं। नागौर, गंगानगर, अलवर जिले बहाल किए गए। लोकपाल शिव कीर्ति सिंह ने आदेश जारी किए हैं। 6 सप्ताह में अंडरटेकिंग देने को कहा है। तीनों संघ रहेंगे आरसीए के सक्रिय सदस्य। 6 सप्ताह में आरसीए ले दस्तावेजी खानापूर्ति पर निर्णय। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए महेश दादीज हमारे साथ जुड़ गए। महेश, आरसीए में 3 जिलों को एक बार फिर से जोड़ दिया गया है। देखिए, बिल्कुल राहत की खबर है। कभी इन जिलों से खास ताल्लुकात रखा जाता था। ललित मोदी गुट का, जो कि ललित मोदी थे, वो खुद जो है अध्यक्ष थे नागौर से, उनके बेटे रुचिर मोदी अलवर में अध्यक्ष थे, और श्री गंगानगर जो जिला है उसमें उनके करीबी रहे मोहम्मद आबदी जो थे, वो इनसे जुड़े हुए थे। तो इसी के चलते कहीं न कहीं जो है वैभव गहलोत की कार्यकारिणी ने इन 3 जिलों को पूर्व में जो है बैन किया था, और उसके बाद से ये मामला जो है वो लोकपाल के यहाँ भी चल रहा है। तो ऐसे में लोकपाल ने इस याचिका पर निस्तारण करते हुए, जो जिले हैं उनकी याचिका को निस्तारित करते हुए आदेश दिया है कि फिलहाल इन तीनों जिलों का कोई सीधा संबंध अब ललित मोदी से नहीं है, क्योंकि आरसीए में अब ललित मोदी गुट नहीं है और ललित मोदी से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति अब इन जिलों में नहीं है। तो ऐसे में जो क्रिकेट है वो यथावत चलाई जा सकती है, और इन जिलों को राहत देते हुए ये कहा है कि आरसीए में जो ये याचिकाएं ली गई है वो वापस होगी, और साथ में जो क्रिकेट और खिलाड़ियों के हित में ये आदेश दिया है लोकपाल ने। और लोकपाल ने अपने आदेश में कहा है कि ललित मोदी, रुचिर मोदी और महमूद आबदी अब संघों में किसी भी तरह से नहीं है, और इनकी अंडरटेकिंग जो है इसे लेकर भी आरसीए को ये जो जिले हैं उनको देनी होगी। इसके लिए 6 सप्ताह का समय लोकपाल की तरफ से दिया गया है। इसी के साथ में जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा का जो अंतिम आदेश था उसको भी जारी रखने की बात इसमें कही गई है। तो कुल मिलाकर के 3 संघों के लिए एक बड़ी राहत की बात है, जो आरसीए के सक्रिय सदस्य के रूप में रह सकेंगे। 6 सप्ताह में आरसीए को जो दस्तावेजी खानापूर्ति है वो यहाँ पर करनी होगी। तो कुल मिलाकर के ये जो बड़ी बात ये कही जा सकती है कि 3 जिले जो कि इन कार्यकारिणियों में हिस्सा नहीं ले रहे थे, जिलों की जो भी एजीएम रहती है उसमें भी पहले भी कोर्ट के मंजूरी के साथ में वो बैठ रहे थे, तो उन्हें अब यहाँ पर जो है बहाल किया जा सकेगा, और जो तमाम विवाद जो कहीं कहीं रहे हैं और जो कड़वाहट रही है वो शायद अब दूर हो सकेगी, और आरसीए में मिलजुल करके काम करने की जो बात है वो यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल महेश, इन तीनों जिलों के शामिल होने के बाद में क्रिकेट के भविष्य को लेकर अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो शुभ संकेत हैं ये। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आरसीए में लंबे समय से विवाद रहे हैं और जिला संघों के विवादों के कारण ही आरसीए को बड़ा नुकसान रहा है। कहीं न कहीं इसका सीधा प्रभाव जो है क्रिकेट और तमाम खिलाड़ियों पर भी पड़ता है, और जो जिलों की राजनीति रही है वो उसने आरसीए को बहुत हद तक जो है नुकसान दिया है। तो ऐसे में अब अगर एक जाजम पर तमाम जो जिला संघ के पदाधिकारी हैं, जिले के सचिव हैं, वो अगर आते हैं
और इससे अगर आरसी स्मूथली रन करता है और आरसी में किसी तरह के विवाद नहीं होते, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय अभी देखिए क्रिकेट में सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वो बनाए जाने की भी पहल है, तो ऐसे में किसी तरह के विवाद नहीं होते, तो इस तरह के जो कामकाज हैं वो रफ्तार पकड़ सकेंगे और आने वाले दिनों में क्रिकेट का जो डेवलपमेंट राजस्थान में होना है उस पर गति मिल सकेगी। जी महेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात रफ्तार के कहर की करते हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों में रफ्तार ने कई लोगों की जान ले ली। जोधपुर नागौर से लेकर उदयपुर में बेकाबू रफ्तार ने कई जिंदगियां छीन ली। जोधपुर में हाईवे पर ओवरटेक के दौरान तेज रफ्तार के साथ ट्रेलर से भिड़ी बोलेरो में 6 लोगों की मौत हो गई। नागौर में अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं उदयपुर में बेकाबू 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद केबिन में फंसे युवकों को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला और वो जिंदा जल गया। जोधपुर जयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी मृतक अजमेर जिले के ब्यावर निवासी हैं। ब्यावर की तरफ जा रही बोलेरो डांडियाबाज के समीप ओवरटेक के चक्कर में सामने से आ रहे ट्रेलर से जा भिड़ी। तेज रफ्तार के कारण बोलेरो चिपक गई। तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि 2 युवकों के सिर तक कट गए। वहीं 2 की देर रात अस्पताल ले जाते समय और एक अन्य युवक की आज तड़के इलाज के दौरान मौत हो गई। जहां हादसा हुआ उस स्थान पर सड़क निर्माण चल रहा है। इसके चलते एक तरफ यातायात बंद था। ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। बोलेरो में सवार 7 युवक अंदर ही फंस गए। नागौर के कुचेरा कस्बे में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार महिला और उसके बच्चे को कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंची और दोनों के शवों को कुचेरा मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी गई। फिलहाल मामले में पुलिस की तफ्तीश शुरू हो गई है। नागौर के मुंडवा रोल मार्ग पर एक पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में टक्कर के बाद पिकअप भी पलट गई। सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही मौके पर ग्रामीणों ने घायलों गंभीर हालत में मुंडवा अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे के खोखरिया नाल में सुबह सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि एक ट्रक चालक को निकलने का वक्त तक नहीं मिल पाया, जिसके चलते उसके ट्रक में झुलसकर मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक के चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। इस दौरान खलासी और एक सहायक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। बीकानेर के नोखा में अपने बेटे को बचाने के लिए एक मां कुंड में कूद गई। हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला बेरासर गांव का है, जहां महिला अपने पीहर आई हुई थी। महिला का 3 साल का बेटा पानी के कुंड में गिर गया और उसे बचाने के लिए वो भी कूद गई, लेकिन इस जद्दोजहद में दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। करौली के टोडा भीम में गौरव पथ पुलिया पर देर रात एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को टोडा भीम अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं मामले को लेकर मृतक के भाई ने हत्या का अंदेशा जताया है, जिसकी शिकायत टोडा भीम पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दर्ज करवा दिया आपने थाने में? ना, अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, अभी रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। जी, अभी क्या पोस्टमार्टम चल रहा है? पोस्टमार्टम चल रहा है। तो आपकी तरफ से क्या आरोप है?
अब ये इसका सरियाम मर्डर किया हुआ है, मतलब इसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के मर्डर किया, इसको समझे कोई राज वहाँ से करके इसको मारा गया है। नहीं, बाकी ऐसा किसी से कोई बात ऐसी नहीं थी इसकी। बीकानेर में पुरानी रंजिश के चलते रविवार देर रात एक युवक ने बाप बेटे पर तेजाब से हमला कर दिया, जिससे दोनों बुरी तरह झुलस गए। उन्हें पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित और आरोपी के बीच में पहले से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते आरोपी पीड़ितों के घर पहुंचा, पहले बाप पर लाठी से वार किया और बाद में बाप बेटे पर तेजाब डाल दिया। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हनुमानगढ़ के बुधवालिया गांव में रविवार रात को एक परिवार पर हमले में गृहस्वामी की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए, जिसमें गंभीर घायल महिला को हनुमानगढ़ से बीकानेर रेफर कर दिया गया है। रावतसर पुलिस को आशंका है कि लूट के इरादे से इस परिवार पर घर में घुसकर हमला किया गया था और यह हमला किसने किया इसका परिवार को नहीं पता और इसके लिए गंगानगर से डॉग स्क्वाड की टीम मंगवाई जा रही है और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जांच में जुटे हुए हैं। दौसा के समलेटी गांव में 65 वर्षीय राम भरोसे मीणा के सिर पर वार करके हत्या कर दी गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर NH 21 पर जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहा। पुलिस प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची। वहीं सूचना पर पूर्व मंत्री गोलमा देवी और पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा भी मौके पर पहुंचे और पुलिस से आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। दर्ज करा दी गई है, तो मैं प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि वो दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इस तरह के लोग, जैसे भी गांव के सरपंच साहब भी बता रहे हैं कि कुछ चोरे छापड़े हैं जो यहाँ पे फालतू बदमाशी टाइप करते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनको भी चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर के सिनपिनी गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। उसका शव कल से आरबीएम हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखा हुआ है। इसको लेकर यूपी पुलिस यहां पहुंची है, लेकिन पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। यूपी पुलिस का कहना है कि भरतपुर पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराएगी। दरअसल कल 24 साल की सरिता की मौत हो गई थी। सरिता की शादी 1.5 साल पहले यूपी के फतेहपुर सीकरी में हुई थी। सरिता भरतपुर के सिनपिनी गांव की रहने वाली थी। कल सरिता का पति लक्ष्मी नारायण और उसके पिता उसको गंभीर हालत में लेकर भरतपुर के प्राइवेट अस्पताल पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सूचना पर सरिता के पिता टिकेंद्र अस्पताल पहुंचे और उन्होंने बेटे के शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। टिकेंद्र का आरोप है कि सरिता को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे और आखिरकार उसकी जान ले ली। इसकी शिकायत टिकेंद्र ने यूपी के फतेहपुर सीकरी में दर्ज करवाई। मामला दर्ज होने के बाद फतेहपुर सीकरी पुलिस भरतपुर पहुंची, लेकिन पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं। दहेज के मामले में उसके मतलब ये दुपट्टा से या किसी से मतलब फांसी लगा करके और नहाती हुई मारी है। कभी कोई गाड़ी, कभी कोई मोटरसाइकिल या पैसे दे ले ला रही है, फलाने ढेंक है। चित्तौड़गढ़ शहर के सदर थाना इलाके में 8 साल की मासूम से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया। इस घिनौनी हरकत को पड़ोस में रहने वाले शख्स ने अंजाम दिया। इस दरिंदे को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। इसकी जांच पुलिस उप अधीक्षक STSC सेल को सौंपी गई है। वहीं मामले को रफा दफा करने के लिए पीड़ित परिवार को आरोपी के रिश्तेदारों द्वारा धमकाने की बात भी सामने आई। आरोपी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। तो उसने उसको छत पे बुला के कुछ गंदी हरकतें करी उसके साथ और पुलिस में रिपोर्ट दे दी, लेकिन अभी मामला चल रहा है और अभी तक तो न्याय का प्रोसेस चल रहा है। हमने बालिका के बयान लेकर के संपूर्ण अनुसंधान के बाद अभियुक्त को छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की धारा प्रमाणित पाए जाने पर उसको गिरफ्तार किया और प्रकरण में अनुसंधान चल रहा है। किशोरी का मेडिकल हुआ? अभी मेडिकल की आवश्यकता नहीं है इस केस में। भरतपुर के बंद बारेठा बांध में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक रुदाउल थाना क्षेत्र के गांव भवनपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। वो दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था और बांध में नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने की वजह से उसकी मौत हो गई।
मतलब वो मेरा भाई है और वो मतलब बंद पे गए थे 3 जने नहाने और मतलब 2 जने ने उनको दारू पिलाई और बंद में नहाने के लिए कूदा दिया और उसका पैर फिसल के मृत्यु हो गई इसकी। और चिकित्सा मंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। रघु शर्मा, मुकुल वासनिक और पवन बंसल से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद रघु शर्मा ने कहा कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी। राजस्थान में सब कुछ ठीक चल रहा है। राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर जो कहा ठीक कहा है। 1.5 करोड़ वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखा है। सीएम साहब ने पीएम साहब को भी पत्र लिखा है। सामान्य शिष्टाचार मुलाकात, पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मिलने जुलने के लिए आए। सब कुछ ठीक चल रहा है सर राजस्थान में? कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ लग रहा है क्या गड़बड़? नहीं सर, आप तो नहीं, सब ठीक है सर। वैक्सीन को लेकर जिस तरह से टीका टिप्पणी चल रही है ट्विटर के माध्यम से, राहुल गांधी जी भी सवाल खड़ा किए, आप भी पत्र वगैरह लिखे। राहुल गांधी जी सच्चाई बता रहे हैं। हमने चिट्ठी लिखी है, हम राज्य की स्थिति से वाकिफ है। अगर वैक्सीन नहीं मिलेगी तो फिर वैक्सीन लगाएंगे कैसे? तो भारत सरकार को जितनी हमारी डिमांड है उसके मुताबिक हमको वैक्सीन देना चाहिए। उनको वैक्सीन देंगे तभी टाइम बाउंड वैक्सीनेशन होगा। सर कितने का टारगेट रखा है आपने, कितना चाहिए मतलब जुलाई महीने में आपको? हम तो 1.5 करोड़ तो मैंने मांगी है, चिट्ठी लिखी है मैंने हर्षवर्धन जी को, जवाब भी आया है और मुख्यमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। अगर 1.5 करोड़ डोज हमको देते हैं तो 75 लाख तो सेकेंड डोज लगाएंगे और 75 लाख हम फर्स्ट डोज के रूप में लगा देंगे। लेकिन अगर टाइम बाउंड वैक्सीनेशन 3rd वेव से पहले करना है तो हमको 15 लाख पर डे डोजेस देनी है, तब जाके हम अगले 2 महीने में पूरे राजस्थान को वैक्सीनेट कर देंगे। सर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या आश्वासन मिला? जो 15 लाख का आपने टारगेट रखा है 3rd वेव को? कुछ आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने चिट्ठी की पावती बोलते हैं ना, रिसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट, वो भेज दिया। तो सर कुछ टारगेट रखें कि राजस्थान के लोगों को कब तक, जो 18 से 45 के बीच के यूथ हैं? हम कैसे टारगेट रख सकते हैं? हमें तो आप 15 लाख के हिसाब से रोज दे दो, हम अगले 2 महीने में पूरे राजस्थान को वैक्सीनेट कर देंगे। अब देना तो इनके हाथ में है ना, हमारे हाथ में तो वैक्सीन नहीं है। देश में नई वैक्सीन नीति के बाद भी राज्यों को वैक्सीन उतनी तादाद में नहीं मिल रही जितनी डिमांड राज्य कर रहा है। राजस्थान की अगर बात करें तो हमारी तैयारी पूरी है। हम एक दिन में 15 लाख लोगों को रोज वैक्सीन दे सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से बात की हमारी नई दिल्ली संवाददाता रंजीता झा ने। राजस्थान स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, वैक्सीनेशन को लेकर जो नया जो वैक्सीन नीति बनाया केंद्र सरकार ने, जब पूरा अधिकार अब केंद्र सरकार के हाथ में है, उसकी जो शुरुआत हुई है, कुछ दिनों तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अच्छी चली, संख्या भी बढ़े वैक्सीन कराने के, लेकिन अब उसमें कमी आ रही है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी तैयारी पूरी है, वैक्सीनेशन साइट पूरे हैं, ट्रेंड स्टाफ है, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है। अगर नहीं है तो वैक्सीन नहीं है। ये जितना वैक्सीन हमको देते जाएंगे हम उतना वैक्सीनेट करते जाएंगे। 15 लाख लोगों को पर डे वैक्सीनेट करने की हमारी स्थिति है आज। अगर भारत सरकार हमको बल्क में 4 दिन का एडवांस भी देती है 60 लाख, तो हम राजस्थान को टाइम बाउंड वैक्सीनेट कर सकते हैं। 8 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, 2 डोज अगर हम उनको लगाते हैं तो 16 करोड़ डोजेज हमको चाहिए। और वेस्टेज अगर मानते हैं थोड़ा बहुत वो भी मान लीजिए। अभी तक हमको इन्होंने 2.5 करोड़ के करीब वैक्सीन दी है, वो डोज हमने लगा दी। अब ऐसा तमाशा हो रहा है कि किसी दिन वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहे हैं और किसी दिन हम 10 लाख से भी ज़्यादा लगा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि अनियमित आपूर्ति हो रही है। अगर टाइमली वैक्सीन की सप्लाई हमको दे देते हैं तो कम से कम 60-70% पॉपुलेशन को, अगर 3rd वेव जिसकी बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम वैक्सीनेट कर देते हैं तो राजस्थान में 3rd वेव का असर ज़्यादा होगा नहीं। ये इनको सब जगह करना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि सरकार ये कहती है कि जो नियम हमने बनाया है कि वेस्टेज जो राज्य ज़्यादा कर रहे हैं उनको हम वैक्सीन कम देंगे, जिस तादाद में वैक्सीन कर रहे हैं उस तादाद को देखते हुए उनको वैक्सीन दिया जाएगा, तो इस मापदंड में क्या राजस्थान पिछड़ता है? नहीं, हमारा तो 0 वेस्टेज है। और मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूँ कि आप पूरे देश का डाटा जारी करिए। आपने किस किस स्टेट को कितनी वैक्सीन दी है, उस स्टेट का वेस्टेज कितना है, इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखते? क्या छुपाना चाहते हो? वो डाटा रिलीज करते नहीं। आज तक देश को मालूम नहीं कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, उनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है,
वो एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, देश के लिए कितनी वैक्सीन उनके पास मौजूद है और कितना प्राइवेट सेक्टर को ये लोग दे रहे हैं। उसके बाद इनको राज्यों के एलोकेशन की लिस्ट जारी करनी चाहिए कि हमने इस राज्य को इतनी वैक्सीन दी और इनका वेस्टेज इतना है। तब तो पॉलिसी का मतलब भी है। जब आप इन चीज़ों को छुपाओगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी मर्जी के हिसाब से लोग राज्यों को वैक्सीन दे रहे हो आप। एक अंतिम सवाल, एक दिन बाद अजय माकन जो है आपके प्रभारी, वो राजस्थान पहुंच रहे हैं। क्या ये जो रस्म कसी जो चल रही थी एक बार फिर गहलोत और सचिन खेमे की, उसमें कुछ कमी आ जाएगी? कांग्रेस पार्टी एक है, सोनिया गांधी जी राहुल जी के नेतृत्व में, कहीं कोई झगड़ा नहीं है और सब एकजुट पार्टी में है, पहले भी थे। परिवार में छोटी मोटी बात चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, धन्यवाद। कैमरा पर्सन सोनू के साथ। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है, केंद्र अपना वादा पूरा करे। जनता के आशीर्वाद से बनी हुई सरकार में लोग कल्याणी कार्य कर रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, अच्छी पॉलिसीज ला रहे हैं, जनहित के कार्य कर रहे हैं। कल हमारे प्रभारी महासचिव अजय माकन जी कल मॉर्निंग में जयपुर आएंगे। दिन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारियों के साथ में जो हमारे 2 कार्यक्रम, आउटरीच कार्यक्रम, जो कोविड के कारण से जिनकी मौत हो गई, जो अनाथ हो गए बच्चे या विधवाएं हो गई या जिनकी नौकरी चली गई या किसी चीज़ की उनको आवश्यकता है, ऐसा जो आइडेंटिफाइड हम लोग कर रहे हैं कोरोना योद्धाओं के द्वारा ब्लॉक और जिला और गांव और ढाणी के ऊपर, उस कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे किस प्रकार से चल रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो 7 जुलाई से, जिसमें महिला कांग्रेस, NSUI यूथ कांग्रेस और तमाम कांग्रेस, मैन कांग्रेस सब मिलकर के 17 जुलाई तक जो केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से कमर तोड़ महंगाई कर रखी है उसको कम नहीं कर रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी तो किस प्रकार से नोटंकी वो लोग करते थे। जो कच्चे तेल का भाव 140-44 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर कच्चे तेल के भाव प्रति बैरल था, तब हम लोग 50 रुपये के लगभग 50-55 रुपये 52 रुपये में डीजल पेट्रोल देते थे। आज जब 50 और 55 रुपये हो गया, उसके बावजूद भी 104 और 7 रुपये के लगभग पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं। जो महंगाई बढ़ी है, चाहे खाद्यान्न में बढ़ी हो, चाहे लोहा हो, सीमेंट हो, तमाम वो आवश्यकताएं जो आम उपभोक्ता की आवश्यकता है, जिसकी छत नहीं है उसको अगर छत की आवश्यकता है तो उसके लिए भी बहुत कमर तोड़ महंगाई है। जो सिलेंडर के भाव हैं वो 400 रुपये के लगभग हुआ करते थे, वो 800-850 रुपये हो गए हैं। केंद्र की सरकार जो केंद्र के से बिजली, पेट्रोल और डीजल से जो सेस मिलने वाला है उसको 6 रुपये से 36 रुपये के ऊपर कर चुकी है, लेकिन कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारी सरकार ने इसमें कुछ वेट कम भी किया है, लेकिन हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार को इस महंगाई को कम करना चाहिए। जो वादा उन्होंने NDA 1 और 2 के समय लोगों से किया था, आज कमर तोड़ महंगाई के कारण से आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन कह दिया था कि हम पारदर्शिता के साथ में लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। ऑडिट कराने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले भी हमने कहा है, आज भी हम कह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से लोगों की जान की परवाह किए बगैर PM केयर फंड का दुरुपयोग किया और जो घोटाले किए, और ये बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुकी है अनेक स्टेट्स के माध्यम से, उसके ऊपर जो जांच कमेटी बैठाई थी प्रधानमंत्री जी ने, उसका क्या हुआ? कहीं भी किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पहली बात तो है नहीं, क्योंकि हमारे शासन सचिव जो स्वास्थ्य हैं उन्होंने अपना बयान जारी करके कहा है। फिर भी कहीं भी रहती है तो कोई जांच कराने में कोई राज्य सरकार में किसी तरीके की कोई मनाही नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को यह जवाब देना पड़ेगा कि केंद्र में PM केयर फंड के पैसे किस प्रकार से लेकर के जो दुरुपयोग किया गया और जो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? कितने दिन छुपेंगे? दिल्ली में कितने दिन रहेंगे? आना तो पड़ेगा। केंद्र के नेताओं के साथ मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में वो जाने की बात कर रहे हैं, दोनों ही नहीं आए। गजेंद्र सिंह जी आज तक सैंपल देने के लिए नहीं आए,
और निम्बाराम जी सामने नहीं आ रहे हैं, कितने दिन बचेंगे भाई? अगर आप पाक एंड साफ हो, आप बिल्कुल आपकी नियति ठीक है, तो आपको आकर के सो मोटो ये कहना चाहिए कि हाँ मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर हूं, मेरे से जो चीज पूछनी है आप पूछिए। तो छुप के बैठने से कानून अपना काम करने से रुक नहीं जाता है, कानून बदला नहीं जा सकता है। जो दोषी है वो सलाखों के पीछे जरूर होगा, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। वहीं डोटासरा के बयान पर बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने पलटवार किया और कहा कि निम्बाराम का नाम लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस हमेशा से राम मंदिर और महाराणा प्रताप के खिलाफ रही है। इस प्रकार की राजनीति राजस्थान के लोगों ने कभी देखी नहीं। एक राष्ट्रवादी संगठन को इसमें लेना, जिनका स्पष्ट मत था कि CSR में राम मंदिर और प्रताप गौरव केंद्र, उन दोनों के लिए किसी विषय पर किसी व्यक्ति से चर्चा करना, और उसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस तो हमेशा से वैसे भी महाराणा प्रताप और राम मंदिर के खिलाफ रही है, उनके खिलाफ अनर्गल बयान दिए हैं। और इससे गिरी हुई राजनीति ये नहीं हो सकती कि राष्ट्रवादी संगठन और उससे जुड़े लोगों को इस प्रकार FIR में नाम लेना। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कहां है वेंटिलेटर पर अस्पताल।